हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज देवाशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स क्यूरियोसिटी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे KS2 सैंपल टेस्ट के बारे में, कोलमोग्रोव स्मिर्नोव 2 सैंपल टेस्ट। ओके, इसका जो 1 सैंपल पार्ट है वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ और उसकी जो लिंक है वीडियो की वो मैं आपको इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, और पहले उसको देखेंगे वो बेहतर रहेगा। उस KS जो टेस्ट है उसका एक मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा आउटपुट, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ केवल 2 सैंपल टेस्ट के लिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो KS2 सैंपल टेस्ट करता क्या है, दो अलग अलग पॉपुलेशन हैं, उन दोनों पॉपुलेशंस के को कंपेयर, उनके बेसिकली एवरेज को, और एवरेज में भी यहाँ पे क्योंकि ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है तो मीडियन कह सकते हैं आप। दो अलग अलग सैंपल्स के मीडियन को कंपेयर करता है। और इसके अलावा जो एक डेफिनेशन इसकी है उसमें जो आता है वो ये है कि जो दो अलग अलग पॉपुलेशंस हैं, दो जो सैंपल हमें गिवन होंगे, उन दोनों सैंपल, वो दोनों की दोनों सैंपल सेम पॉपुलेशन से आई हैं या नहीं, इस चीज़ को कंपेयर करने के लिए आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेट नल हाइपोथेसिस इसकी हो गई Fx इक्वल्स टू Fy एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसकी हो गई Fx इज नॉट इक्वल टू Fy। तो ये एक तरीके से क्या है, ये नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव है। जो इसके यूज केस से पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव है ये किसका, ये 2 सैंपल टी टेस्ट का। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि ये जो 2 सैंपल टी टेस्ट का और नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव है, पर जो टी टेस्ट जिसकी हम बात यहाँ कर रहे हैं वो टी टेस्ट इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव है इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट का, इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट। ओके, अच्छा, इसके अलावा जो, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों सैंपल जिनकी यहाँ पे आप करोगे टेस्टिंग वो इंडिपेंडेंट हैं, तो इंडिपेंडेंट है तो उनमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस भी डिफरेंट हो सकते हैं। किसी एक सैंपल में नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो सकते हैं दूसरे सैंपल से। ओके, अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि अगर दोनों सैंपल डिपेंडेंट हैं तो वहाँ पे अपने पास पैरामेट्रिक में पेयर्ड टी टेस्ट होता है एक, और यहाँ पे अपने पास पेयर्ड साइन टेस्ट होता है। उसके अलावा भी एक दो टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं जो नॉन पैरामेट्रिक में अवेलेबल है। ठीक है, इसके ऑल्टरनेटिव के रूप में। तो फिलहाल बात कर लेते हैं इसकी। तो ये नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई। टेस्ट स्टैटिस्टिक है इसकी DOM, विच इज़ इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ, ये मैक्सिमम आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, FMX माइनस FNY। अब ये कैपिटल F यूज़ हो रहा है ये, और यहाँ भी कैपिटल F यूज़ हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों जो कैपिटल F हैं ये हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या फिर स्मॉल में आप सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह सकते हैं। एम्पीरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये, जो कि ऑब्टेन होंगे, जो दोनों गिवन सैंपल होंगे ना क्वेश्चन में, उनकी हेल्प से आप इसको पता करोगे इनकी वैल्यूज़ को। और उन दोनों जो सैंपल की आप एक कंबाइंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लिखोगे, उसके थ्रू आप इसको कंटिन्यू करोगे, आप इसको ऑब्जर्व करोगे FMX और FNY को। अच्छा, ये अभी न्यूमेरिकल जब हम कराएंगे वहाँ आप इसको क्लियर कर लेंगे अभी 2 मिनट बाद ही। तो FMX और FNY निकालने के बाद उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और उनके डिफरेंस में जो डिफरेंस सबसे बड़ा होगा, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वही वैल्यू DM, या फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू होगी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जब ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमें मिल जाएगी, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू बड़ी है D अल्फ़ा यहाँ पर हमारा क्रिटिकल वैल्यू है। ठीक है, ये हमारी क्या है, दिस इज़ क्रिटिकल वैल्यू। अगर ये DM, की वैल्यू लार्ज आ जाए क्रिटिकल वैल्यू से, अब ये क्रिटिकल वैल्यू से लार्ज आ जाए तो आप कहोगे H0 एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट का कंक्लूजन क्या मतलब हो गया कि दो, मैंने बताया आपको 2 तरीके की चीज़ें टेस्ट करने के लिए। एक तो ये, एक मतलब ये हो गया कि जो दोनों सैंपल हैं वो दोनों सेम पॉपुलेशन से ड्रॉ हुए हैं, एक कंक्लूजन ये हो गया। और अगर आप एवरेज की टेस्टिंग कर रहे हैं तो कंक्लूजन ये हो गया H0 एक्सेप्ट होने का मतलब कि जो दोनों सैंपल्स हैं वो जिन पॉपुलेशन से आए हैं उनका एवरेज सेम है। ओके, ऑन एवरेज दे आर सेम। तो इस तरीके के कंक्लूजन आप यहाँ से
अगर एच नॉट एक्सेप्ट है तो बोल सकते हैं, और अगर एच नॉट रिजेक्ट है तो उनका अपोजिट कंक्लूजन यहाँ पे आप दे पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये डी एल्फ़ा, ये वैल्यू आप कहाँ से कैलकुलेट करेंगे। इसको डी एल्फ़ा और कभी कभी डी एल्फ़ा एम कॉमा एन इस तरीके से बोलते हैं। ओके, तो ये कहाँ से आपको मिलेगी, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। तो क्रिटिकल वैल्यू है ये स्मॉल सैंपल्स के लिए इसकी एक टेबल है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। टेबल क्या है, अल्फ़ा की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग टेबल प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, और वहाँ जो है एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो ये एम और एन है, यानी कि जो ये दोनों सैंपल साइज़ हैं, सैंपल 1 और सैंपल 2 के, इनकी वैल्यूज़ 40 तक तो आप वहाँ से पता कर लोगे। ठीक है, उसके बाद अगर ये वैल्यू बड़ी है, लार्ज सैंपल का केस है, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ये फॉर्मूला है सी अल्फ़ा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस एम डिवाइडेड बाई एन एम। ओके, अब ये सी अल्फ़ा असल में है क्या, ये इन्वर्स के एस डिस्ट्रीब्यूशन से आपको ऑब्टेन हो रहा है सी अल्फ़ा। अब थोड़ा बहुत अगर जिसको पता है पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में, तो वहाँ जैसे इन्वर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जब क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं जेड की, तो वो वहाँ से कैलकुलेट होती है। ये सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से कैलकुलेट होती है जनरली, जैसे कि मान लीजिए आर सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, है ना, एक्सेल के थ्रू ये कैलकुलेट करते हैं। तो इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, मैं वो चीज़ नहीं बता के मैं आपको बता देता हूँ। ये जो दोनों ज़्यादा पॉपुलर है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 10%, इन दोनों पर सी अल्फ़ा की ये दो वैल्यूज़ हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको जब भी लार्ज सैंपल का केस होगा तो आप एन और एम की वैल्यू पुट कीजिए, और वैल्यू पुट करने के बाद सी अल्फ़ा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू जो भी आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इन जनरल क्या होता है कि आपको टेबल से ही क्रिटिकल वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, और टेबल मैं आपको जो है स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, और उसके बाद मैं टेबल आपको, मैं टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेबल जो है देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ बल्ब्स ऑफ 2 डिफरेंट ब्रांड्स। दो अलग अलग ब्रांड हैं, उनके जो बल्ब्स का जो लाइफ टाइम है वो आपको दे रखा है। ठीक है, तो पहला ब्रांड जो है वो मे बी ये जो है लाइफ टाइम मान लीजिए ये मंथ्स में है। ठीक है, द डिफरेंट टाइप के बल्ब्स हैं, तो ये 80 मंथ्स पहला ब्रांड का पहला बल्ब 80 मंथ्स वो लाइफ टाइम है उसकी, दूसरे की 100 मंथ्स है, तीसरे की 90 मंथ्स है, एंड सो ऑन। इस तरीके से दूसरे ब्रांड में 100, 120 एंड 80 एंड सो ऑन, इस तरीके से है। ओके, तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है, और दूसरे में 8 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं दोनों, इसलिए। अच्छा, के एस टेस्ट अप्लाई करना है, अप्लाई के एस टेस्ट टू टेस्ट वेदर दी ब्रांड्स डिफर विद रेस्पेक्ट टू एवरेज लाइफ। ये चीज़ चेक करनी है कि दोनों जो ब्रांड्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ एवरेज लाइफ डिफरेंट हैं या सेम है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि जो नल हाइपोथीसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथीसिस हैं वो आपकी क्या है। नल हाइपोथीसिस है आपकी, मैं अगर μ1 बोलूँ पॉपुलेशन एवरेज ऑफ फर्स्ट ब्रांड, एंड μ2 बोलूँ पॉपुलेशन एवरेज ऑफ सेकंड ब्रांड, तो ये हो जाएगी नल हाइपोथीसिस हो जाएगी μ1 इज इक्वल्स टू μ2, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथीसिस हो जाएगी μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2। ओके, अब बात कर लेते हैं टेस्टिंग प्रोसीजर की, यहाँ से आप थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंबाइंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फाइंड करेंगे। कंबाइंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ये होता है कि ये दोनों सैंपल्स को कंबाइन करके सबसे छोटे ऑब्जर्वेशन से लेके बड़े ऑब्जर्वेशन के ऑर्डर में आप अरेंज कर लेंगे वैल्यूज़ को। इसको आप कहीं अरेंज करके लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप देखते जाइए तो ऑब्जर्वेशन लिखते जाइएगा। ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रांड एक्स को, ये फिर ब्रांड वाई को। यहाँ हम क्या करेंगे, लाइन से छोटे से बड़े क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हम ऑब्जर्वेशंस को लिख लेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से 80 टू 120 में देखेंगे, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन 70 है, तो मैंने एक्स के नीचे यहाँ पे 70 लिख लिया। अब आप देखिए वाई में भी 70 है क्या, कोई वाई में 70 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डैश लगा दिया, है ही नहीं 70। अब 70 से जस्ट बड़ा ऑब्जर्वेशन आप देखिए कौन है, 70 से जस्ट बड़ा ऑब्जर्वेशन है 80। 80 दो है, एक एक्स में है और एक वाई में है, तो एक 80 मैंने यहाँ लिख दिया और एक 80 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 80 से जस्ट बड़ा ऑब्जर्वेशन देखिए कौन है, 80 से जस्ट बड़ा ऑब्जर्वेशन है 90।
अब एक 90 यहाँ पर x में है और कोई और 90 है नहीं, तो एक 90 हमने x के नीचे लिख दिया और y में हमने यहाँ पे डैश लगा दिया। ठीक है भाई। अब हम आगे देखते हैं कि 90 से बड़ा ऑब्जर्वेशन कौन है। तो 90 से बड़ा ऑब्जर्वेशन हमारे पास 100 है, ये आया 100, और 100 हमारा y में है, x में नहीं है। ठीक है, x में भी है क्या? x में भी है, x और y दोनों में है। तो यहाँ हमने 100 x में भी लिख दिया और y में भी लिख दिया, हमने दोनों में 100 को लिख दिया। अब हम इसके बाद देखते हैं 100 से जस्ट बड़ा ऑब्जर्वेशन है 110, तो 110 x में है, y में नहीं है। इसके बाद 110 से जस्ट बड़ा ऑब्जर्वेशन है 115, ये आपका y में है पर ये आपका x में नहीं है। 115 के बाद आप देख रहे हैं 120, एक ये 120 है, एक ये, दो 120 हैं और y में और x में एक भी नहीं है, दोनों y में है। तो यहाँ पे दोनों में y में हमने 120 लिख दिया और यहाँ पे हमने डैश लगा दिया। ठीक है साहब। अब 120 से जस्ट बड़ा ऑब्जर्वेशन कौन है? 125। 125 x में है, y में नहीं है, तो यहाँ 125 लिखा और यहाँ डैश लगा दिया क्योंकि y में है नहीं। अब जस्ट बड़ा आप देखिए 125 से 130, इधर भी 130 है और इधर भी 130 है, तो यहाँ पे हमने दो 130 लिख दिए इस तरीके से। ठीक है, तो आगे देखते हैं 130 से जस्ट बड़ा ऑब्जर्वेशन कौन है। 130 से जस्ट बड़ा है 140 जो कि y में है। 140 से जस्ट बड़ा ऑब्जर्वेशन कौन है? 140 से यानी कि जो सबसे बड़ा ही ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 140 और देन 160। ठीक है, ये भी आपका y में है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने है ना, दिस इज कंबाइंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब हम एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे fmx और fmy, fny। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियस है कि m की वैल्यू आपकी 7 है और n की वैल्यू 8 है। ठीक है साहब, तो आगे देखते हैं, एक मिनट। तो अब देखिए क्या है, ध्यान से केयरफुली देखिए, आप m में आपके 7 ऑब्जर्वेशन है, तो जो CDF लिखना शुरू करेंगे हम, एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना शुरू करेंगे, वो हम शुरू करेंगे डिवाइड में 7 लेकर। ठीक है, और फिर हम क्यूमुलेटिव में क्या होता है, प्लस करते चले जाते हैं। तो बस इसको चीज़ को समझिए, आपको समझ में आ जाएगा देखेंगे तो। देखिए सबसे पहला ऑब्जर्वेशन 70 है, इसको जो हम प्रोबेबिलिटी देंगे वो होगी 1/7। ठीक है, अब 70 से जस्ट बड़ा ऑब्जर्वेशन है 80, इसको हम देंगे। अब आप y को मत देखिएगा, ठीक है, अब आप केवल x पे फोकस करिए। जब तक हम fmx लिख रहे हैं तब तक आप y को मत देखिए, केवल x पे फोकस कीजिए। तो 70 का 1/7, 80 के लिए 2/7, 90 के लिए 3/7, 100 के लिए 4/7, 110 के लिए 5/7। अब क्या है, देखिए आप देखिए 110 के बाद यहाँ पे डैश लगा हुआ है, तो बस 5/7 को रिपीट करते जाइए, प्लस नहीं हो रहा है कुछ भी अभी। तो कितनी बार रिपीट करेंगे, 1 2 3। ठीक है, ये कर दिया। अब 125 को 6/7 और 130 को 7/7। ठीक है साहब, और इसके बाद 130 को 7/7 देने के बाद यहाँ पे डैश लगा हुआ है, तो 7/7 को आप रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको बता दूं क्यूमुलेटिव ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो लास्ट वाला 1 ही आना चाहिए। तो ये 7/7 1 आ रहा है इस तरीके से, 1/7 2/7। ओके, ये प्लस होता जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं fny की। यहाँ अब आपको x को नहीं देखना है, y को देखना है। अब y में पहला ही ऑब्जर्वेशन गायब है, तो इसको मैं 1/8 नहीं बोल सकता, इसको मैं 0 लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है ही नहीं। 80 को मैं लिखूंगा 1/8 और फिर 80 के नीचे कुछ नहीं है, तो फिर मैं 1/8 को रिपीट करूंगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसके बाद 100 को 2/8, इसके बाद 2/8 को रिपीट कर दूंगा क्योंकि डैश लगा हुआ है। फिर 115 को 3/8, फिर 4/8, फिर 120 है और ये भी 120 है। अब आप अगर देखें तो दोनों 120 हैं। ठीक है, तो पहले 120 को 4/8, दूसरे 120 को आपको 5/8 देना होगा। इसके बाद ये भी 120 है, तो ये 5/8 आपका यहाँ पे आपका रिपीट हो जाएगा। इसके बाद 130 को 6/8 और 140 को 7/8 और 160 को 8/8। लेट मी टेल यू कि ये जो 120 है ना, इसके बाद अगला 120 नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, रिमेंबर। तो कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसको भी 4/8 ही हम लिख दें, बट ये नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ये काउंट होगा, 4 में एक ऑब्जर्वेशन काउंट होगा, तो 5/8 हो जाएगा इस 120 पे भी, ये बात याद रखिए। ठीक है, ये हम कोई रैंक नहीं लिख रहे। ठीक है, तो दोनों की सेम होगी, हम काउंट कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस को, प्लस करेंगे।
इस तरीके से आपने एफ एम एक्स और एफ एन वाई आपने फाइंड कर लिए। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आए हो तो आप वीडियो को बैक करके फिर से इसको देखिए, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आप चीज़ इसको समझेंगे। डेफिनेशन से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा कम समझ में आएगा, इस तरीके से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक अपने को क्या करना है, देखिए आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें एफ एम एक्स माइनस एफ एन वाई कैलकुलेट करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ, एफ एम एक्स माइनस एफ एन वाई। वो एक्स वाई कैपिटल आप बना लीजिए, वो ऐसा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ नहीं है ना, उसको लोड लीजिए। तो अब क्या करना है, माइनस करना है 1। अब देखिए इसमें क्या है, इसका डिनोमीटर में 7 है, इसके में 8 है, तो मैं क्या करता हूँ, बेस सेम कर लेता हूँ, माइनस करने में आसानी होगी, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ 1/7 और इसको मैं इसमें 8 का इंटू कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 8/56। 8/56 माइनस 0 क्या बचेगा, 8/56 बचेगा। इसमें 2/7 को मेरा हो जाएगा 14/56 और ये हो जाएगा मेरा 7/56। 14/56 में से 7/56 सॉरी 16/56 में से 7/56 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9/56। ठीक है, ये मैं सिंपल बस माइनस कर रहा हूँ, है ना। अब ये है आपका यहाँ पे 21/56 और यहाँ पे 7/56। तो 21 में से आप सॉरी मैं मल्टीप्लाई 8 का होगा, 24/56 माइनस 7/56। 24/56 में से 7/56 आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा 17/56। इस तरीके से मैं सारे माइनस जो करके आएंगे ऑब्जर्वेशंस वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट आएगा 18/56, फिर आएगा 26/56, फिर आएगा 19/56, फिर इसके बाद 12/56, इसके बाद 5/56, इसके बाद 13/56, इसके बाद 14/56, इसके बाद 7/56 और आप देखिए 7/7 8/8, तो वो 1 - 1 तो ये हो जाएगा लास्ट वाला 0। अब आप अगर आप फॉर्मूले पे ध्यान दें तो फॉर्मूला था डी एम कॉमा एन, मैक्सिमम ऑफ जो भी माइनस करके आया है उस पर मॉड्यूलस लगाना। अब ये तो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन में आप में ये मान के चलिए आप बड़े ऑब्जर्वेशन में से छोटा माइनस कर रहे हैं आप, चाहे इधर का नंबर बड़ा हो चाहे इधर का नंबर बड़ा हो, माइनस करके आपने उसको नेगेटिव की जगह सारे पॉजिटिव में लिख दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डी एम कॉमा एन जो कि टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, मैक्सिमम ऑफ एफ एम एक्स माइनस एफ एन वाई, ये आपको लिखनी होगी। अब इसमें सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन आप देखिए कौन है, ये है आपका 26। तो दिस इज 26/56। ओके, अब आप अगर ध्यान दें तो 26/56 ये क्रिटिकल वैल्यू अब यहाँ पे हमें फाइंड करनी होगी। तो अब मैं अल्फ़ा 5% पे आपको अकॉर्डिंग टू टेबल, अब आप यहाँ टेबल देखिए, आप स्क्रीन पर टेबल देख पा रहे होंगे। टेबल में आप देखिए जो इस तरफ कॉर्नर है यानी कि जो वर्टिकल लाइन है वो आप पहले सैंपल की मान लीजिए 2 3। हालांकि मैं आपको यहाँ बता दूँ इसमें आप कहीं से चाहे लेफ्ट साइड से देखिए चाहे राइट साइड से, यानी कि फर्स्ट सैंपल चाहे वर्टिकल वाले को मानो और चाहे हॉरिजॉन्टल वाले को मानो, सेम ही क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो आप लेफ्ट में देखना शुरू करिए, आप इस तरफ से वर्टिकल में देखिए, हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले ब्रांड में 7 है, तो 7 को लॉक कर लीजिए और उधर से आप लॉक कर लीजिए 8 को। और 7 और 8 में अगर आप यहाँ पे 7 और 8 में कॉमन नंबर देखेंगे तो ये आपका है 40। तो 5% यानी कि 0.05 अल्फ़ा पे डी की जो आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू है डी एम कॉमा एन और कॉमा अल्फ़ा, ये आपकी 40 मिल रही है आपको। अच्छा, तरीका टेबल को देखने का ये होता है कि जो आपको जो क्रिटिकल वैल्यू जो भी वैल्यू टेबल में मिली है वो डिवाइडेड बाई एम इंटू एन, दोनों के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लाई। तो ये तरीका है क्रिटिकल वैल्यू लिखने का टेबल से। तो ये आपकी हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 56, रिमेंबर, ठीक है। यानी कि द वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके, ये क्रिटिकल वैल्यू निकालने का तरीका है टेबल से। तो ये 40/56 हो गई। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे
डी एम कॉमा एन जो कि 26/56 है, ये लेस देन है डी अल्फ़ा कॉमा एम कॉमा एन से, जिससे जो कि 40/56 है। ठीक है, जिससे कि अपने को पता चल रहा है कि एच नॉट जो है वो एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अप्लाई केएस टेस्ट टू टेस्ट वेदर दी ब्रांड्स डिफर विद रेस्पेक्ट टू एवरेज लाइफ, क्या डिफरेंट हैं। अब जब एच नॉट एक्सेप्ट हो गई मतलब ये वाली चीज़ एक्सेप्ट हो गई, डिफरेंट होना तो रिजेक्ट हो गया एक तरीके से, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि ब्रांड्स जो हैं वो दे डू नॉट डिफर विद रेस्पेक्ट टू एवरेज लाइफ। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो ये था आपका KS2 सैम्पल टेस्ट। और ये जो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन को फ्रेम करके ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी रही बात क्रिटिकल वैल्यू की टेबल की, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके अलावा इस पूरे क्वेश्चन में या फिर थ्योरी में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में बताइए। और जो इससे पहली जो प्रीवियस वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, उसी को फॉलो करते हुए इसे देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।